जेठ जी आधी रात को मेरे कमरे में आए और मेरे हाथ में नोटों की गड्डी रखते हुए बोले, बहू, आज रात तुम्हें मेरी एक ज़रूरत पूरी करनी होगी। मैं कांप उठी, लेकिन मेरे लालची पति ने मुझे धक्का देकर अंदर भेज दिया। मगर जब सच सामने आया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा नाम सुधा है। मेरी जिंदगी किसी टूटे हुए कांच की तरह थी, जो बिस्तर बिखर तो गई थी, लेकिन उसकी चुभन हर वक्त मेरे सीने में महसूस होती थी। मेरे पति राकेश उन मुर्दों में से थे जिनके लिए पत्नी का मोल घर की पुरानी रद्दी से ज़्यादा नहीं होता। शराब और जुए की लत ने उन्हें जानवर बना दिया था। दूसरी तरफ उसी घर की ऊपरी मंजिल पर मेरे जेठ जी विनय बाबू रहते थे। दो सगे भाई, लेकिन किस्मत और स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क। विनय जी शहर के बड़े व्यापारियों में व्यापारी थे। दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कुदरत ने उनसे उनकी सबसे कीमती दौलत छीन ली थी। उनकी पत्नी, मेरी जेठानी सोनिया दीदी, अपने पहले बच्चे को जन्म देते समय ही इस दुनिया में से चल बसी थी। पीछे छोड़ गई थी एक नन्ही सी जान आरव, जो माँ की ममता के लिए दिन रात बिलखता रहता था। विनय जी ने मेरे घर में दुनिया भर की सुख सुविधाएं ला दी थी। बच्चे के लिए दो दो आया नैनी रखी थी, लेकिन माँ की गोद का सुकून बाजार में नहीं मिलता। मेरा अपना बेटा मोन्टू अभी 3 साल का था। जब मैं भी अपने बेटे को सीने से लगाती, ऊपर के आरव के रोने की आवाज़ आती, तो मेरा कलेजा फट जाता। एक माँ होने के नाते किसी दूसरे बच्चे का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन राकेश ने मुझे सख्त हिदायत दे रखी थी, खबरदार सुधा, अगर तू ऊपर वाले कमरे में गई तो वो अमीर लोग हैं, अपनी मुसीबत खुद संभालेंगे। तू मेरे घर का काम कर, वहाँ मुक्त की सेवा करने की जरूरत नहीं है। राकेश की सोच इतनी छोटी थी कि उन्हें लगता था कि अगर मैं आरव को चुप कराने जाऊंगी तो विनय जी समझेंगे कि हम उनकी दौलत पर नजर गड़ाए बैठे हैं, या शायद राकेश को अपनी गरीबी और अपने भाई की अमीरी के बीच की खाई से जलन होती थी। एक रात की बात है, मूसलाधार बारिश हो रही थी। राकेश शराब के नशे में धुत होकर साफ सोफे पर पड़े थे, तभी ऊपर से आरव के चीखने की आवाज आने लगी। वो रोना सामान्य नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे का दम घुट रहा हो। आया के मनाने पर भी वो चुप नहीं हो रहा था। मेरी ममता ने जवाब दे दिया। मैं राकेश की परवाह किए बिना सीढ़ियों में चढ़कर ऊपर भागी। कमरे में देखा तो विनय जी बेहाल होकर आरव को गोद में झुला रहे थे। बच्चा बुखार से तप रहा था और सांस लेने में उसे तकलीफ हो रही थी। मैंने बिना कुछ कहे विनय जी के हाथ से आरव को ले लिया। जैसे ही मैंने उसे अपने सीने से लगाया और अपनी लोरी गुनगुनाई, न जाने क्या जादू हुआ, आरव की सिसकियां कम होने लगी। उसे शायद वो महक मिल गई थी जिसकी उसे जन्म से तलाश थी, एक माँ की महक। विनय जी मुझे हाथ जोड़कर देखने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे। सुधा, आज तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली। ये आया, ये दवाइयाँ सब बेकार है, इसे सिर्फ माँ चाहिए। मैं कुछ देर आरव को सुलाती रही। जब वो गहरी नींद में सो गया तो मैं नीचे आने लगी। विनय जी ने मुझे रोकते हुए कहा, सुधा रुको। उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और मेरी तरफ बढ़ाए। ये तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट, प्लीज मना मत करना। मैंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। जेठ जी, ममता का कोई मोल नहीं होता। आरव मेरे मोन्टू जैसा ही है। मैंने जो किया एक माँ होने के नाते किया। मैं नीचे आ गई, लेकिन दरवाजे के पीछे खड़े राकेश ने सब देख लिया था। जैसे ही मैं कमरे में आई, राकेश ने मेरा हाथ मरोड़ दिया। तुझे पैसे दे रहा था और तूने मना कर दिया? तू पागल है क्या? घर में खाने को दाने नहीं है, लेनदार रोज दरवाजे पर गाली देकर जाते हैं और तू वहां सती सावित्री बन रही है। राकेश का गुस्सा उस 7वें आसमान पर था। उन्होंने कसम खा ली कि अब वो मेरे जरिए विनय भाई साहब से पैसे निकलवा कर रहेंगे। अगले कुछ दिन मेरे लिए नरक बन गए। विनय जी का बच्चा जब भी रोता, राकेश मुझे ऊपर भेजने के बजाय रोक लेते। वो चाहते थे कि विनय जी खुद नीचे और गिड़गिड़ाएं, और वही हुआ। आरव की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। विनय जी नीचे आए और राकेश से बोले, राकेश, आरव सिर्फ सुधा के पास ही चुप होता है, उसे कुछ देर के लिए ऊपर भेज दे। राकेश ने बेशर्मी से कहा, भैया, सुधा के पास घर के बहुत काम है, और फिर वो आपके बच्चे को संभालेगी तो हमारे बच्चे का क्या होगा? अगर आपको सुधा का वक्त चाहिए तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरा बहुत कर्जा है, उसे चुका दीजिए। सुधा दिन रात आपके बच्चे की सेवा करेगी। विनय जी राकेश की इस हरकत पर सन्न रह गए, लेकिन एक पिता की मजबूरी के आगे वो झुक गए। उन्होंने राकेश का सारा कर्जा चुकाने का वादा किया। उस दिन के बाद से मैं दिन का ज्यादा वक्त ऊपर आरव की देखभाल में बिताने लगी। विनय जी बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। वो कभी मर्यादा नहीं लांघते थे। जब मैं कमरे में होती वो बाहर चले जाते। उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ सम्मान था। दोस्तों, कहानी में असली मोड़ तब आया जब मेरे पति की लालच की भूख और बढ़ गई। राकेश को लगा कि विनय भाई साहब तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। वो मुझसे बार बार कहने लगी कि मैं विनय जी से गहनों की मांग करूं या अब घर अपने नाम करवाने की बात करूं। मैं हर बार मना कर देती। फिर वो काली रात आई। राकेश जी जुए में एक दिन बहुत बड़ी रकम हार दी थी। गुंडे उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे। रात के करीब 12 बज रहे थे। बाहर सन्नाटा था। अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने विनय जी खड़े थे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, पसीना बह रहा था और हाथ कांप रहे थे। उनके हाथों में नोटों की एक मोटी गड्डी थी। राकेश जी भाग गए। नोटों को देखते ही उनकी आंखें चमक उठी।
राकेश जी जाग गए। नोटों को देखते ही उनकी आंखों में चमक उठी। विनय जी ने वो गड्डी मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, सुधा ये लो पैसे, और प्लीज़ मेरी एक बात मान लो, आज रात तुम्हें मेरी एक ज़रूरत पूरी करनी होगी। मेरे कमरे में चलो अभी। यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। विनय जी ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने हमेशा मुझे देवी की तरह पूजा है, आज उन्हें क्या हो गया? मैं शर्म और डर से कांपने लगी। मैंने राकेश की तरफ देखा। उम्मीद थी कि वो अपनी भाई का गिरेबान पकड़ लेंगे, अपनी पत्नी की इज्जत के लिए लड़ेंगे, लेकिन राकेश ने जो किया, उसने मेरा पति शब्द से भरोसा उठा दिया। राकेश ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे आगे धक्का देते हुए कहा, अरे देख क्या रही है, भाई साहब बुला रहे हैं, जा। और हाँ, भाई साहब का दिल मत दुखाना, आखिर उन्होंने मेरा इतना कर्जा चुकाया है। मेरे कानों को विश्वास नहीं हुआ। मेरा पति मुझे बेच रहा था सिर्फ कुछ नोटों के लिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं चिल्लाई। राकेश ने मेरा मुंह दबा दिया और फुसफुसाया, अगर आज तू नहीं गई तो वो गुंडे मुझे कल काट डालेंगे। मेरी जान बचानी है तो जा। विनय जी की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए ऊपर ले जाने लगे। मैं रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन राकेश मुस्कुराते हुए नोट गिनने में व्यस्त थे। जैसे ही विनय जी मुझे अपने कमरे में ले गए, उन्होंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं डर के मारे दीवार से सट गई। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ लिया और रोते हुए बोला, जेठ जी आप तो ऐसे नहीं थे, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपकी छोटी भाई की पत्नी हूँ। विनय जी ने तुरंत मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। वो मेरे पैरों में गिर गए। मुझे माफ़ कर दो सुधा, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता था कि अगर मैं सीधे तरीके से तुम्हें बुलाता तो तुम्हारा वो राक्षस पति तुम्हें कभी आने नहीं देता, वो तुम्हें ब्लैकमेल करता। मुझे ये नाटक करना पड़ा। मैं हैरान थी, नाटक मतलब? विनय जी ने मुझे बेड की तरफ इशारा किया। वहाँ आरव लेटा हुआ था, लेकिन वो नीला पड़ रहा था, उसका शरीर अकड़ गया था, उसे दौरा फिट पड़ा है। सुधा, डॉक्टर आ रहे हैं, लेकिन वो फ़ोन पर कह रहे थे कि इसे तुरंत शरीर की गर्मी देनी होगी, इसे रगड़ना होगा, माँ की तरह सीने से लगाना होगा ताकि इसकी धड़कन सामान्य हो सके। आया डर के मारे भाग गई। अगर मैं राकेश से कहता कि आरव बीमार है तो वो फिर पैसे मांगता और शायद तुम्हें आने ही नहीं देता, इसलिए मैंने उससे पैसे दिए और वो नाटक किया ताकि वो लालच से तुम्हें तुरंत भेज दे। मेरे लिए मेरा बच्चा मर रहा है सुधा, उसे बचा लो। सच्चाई जानकर मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। मैंने तुरंत आरव को उठाया, उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। मैंने उसे अपने कपड़ों के अंदर छिपाया, अपनी त्वचा की गर्मी दी, उसके नन्हे हाथों को रगड़ा। विनय जी एक कोने में खड़े होकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आरव ने एक लंबी सांस ली और रोना शुरू किया। वो रोना हमारे लिए संगीत जैसा था। तब तक डॉक्टर भी आ गए। उन्होंने जांच की और कहा, मिस्टर विनय, अगर आज इस बच्चे को सही समय पर स्किन टू स्किन टच, माँ का स्पर्श नहीं मिलता तो इसे बचाना नामुमकिन था। भाभी जी ने इसे नई जिंदगी दी है। उस रात आरव तो बच गया, लेकिन मेरे अंदर का कुछ मर गया था। वो था मेरे पति के लिए बचा कुचा सम्मान। सुबह हुई, मैं और विनय जी नीचे आए। राकेश सोफे पर बैठकर नोट गिन रहा था और शराब पी रहा था। हमें साथ आते देख वो गंदी हंसी हंसा। क्यों भाई साहब, रात रंगीन रही ना? और सुधा, तू तो बड़ी सती सावित्री बनती थी, अब देख अमीरी का मजा ही कुछ और है। विनय जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो आगे बढ़े और उन्होंने राकेश के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। छटाक। राकेश लड़खड़ाता कर गिर पड़ा। भैया आप मुझे मार रहे हैं? विनय जी ने दहाड़ते हुए कहा। मैं तो तुझे अपने भाई समझता था राकेश, लेकिन तू तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। तूने अपनी पत्नी, अपने घर की लक्ष्मी का सौदा कर दिया। तुझे शर्म नहीं आई? मैं तो कल रात सिर्फ अपने मरते हुए बच्चे को बचाने के लिए सुधा को बुला रहा था। मैंने तुझे पैसे दिए ताकि तू बीच में अपनी टांग ना अड़ाए, लेकिन तेरी नीयत देखकर मुझे घिन आ रही है। राकेश को अब असलियत समझ आ गई, लेकिन उसे पछतावा नहीं था। वो ढीठ होकर बोला, अरे तो क्या हुआ, आपने पैसे दिए, मैंने माल भेज दिया, बात खत्म। यह बात सुनते ही मेरा सब्र का बांध टूट गया। मैंने पास ही रखी पानी की बाल्टी उठाई और राकेश के मुंह पर दे मारी। बस बहुत हो गया, मैं कोई माल नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ, एक औरत हूँ, और आज मैं सुधा तुझे अपने पति के रूप में त्यागती हूँ। अगर आपको यह कहानी दिल को छू रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही पारिवारिक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। राकेश गुस्से में आग बबूला हो गया। अच्छा, बड़ा जुबान चला रही है, निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी निकल जा। मैंने मंटू का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। विनय जी ने राकेश को धक्का दिया। ये घर पिताजी का है और इसमें मेरा भी हिस्सा है। अगर कोई निकलेगा तो वो तू है राकेश। और रही बात सुधा की, तो अब ये इस घर में तेरी पत्नी बनकर रही, बल्कि मेरे बेटे की माँ बनकर रहेगी। राकेश हंसने लगा। ओह, तो ये बात है, भाई साहब को देवरानी पसंद आ गई। ठीक है, रखो इसे, लेकिन मुझे मेरे हिस्से के पैसे चाहिए। तभी बाहर पुलिस की जीप की सायरन सुनाई दी। राकेश के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आए। राकेश कुमार कौन है? विनय जी ने इशारा किया, यही है। इंस्पेक्टर ने राकेश को हथकड़ी पहना दी। राकेश, तुम्हारे खिलाफ चोरी और धोखाधड़ी के सबूत मिले हैं। जिस कंपनी में तुम काम करते थे वहां से लाखों का गबन किया है तुमने, और जुए के अड्डे पर भी तुम्हारी शिकायत है। चलो थाने। राकेश गिड़गिड़ाने लगा, भैया मुझे बचा लो, सुधा कुछ तो बोल। लेकिन विनय जी ने मुंह फेर लिया। पाप का घड़ा भर चुका
चुका है राकेश, अब अपने किए की सजा भुगत। पुलिस राकेश को घसीटते हुए ले गई। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा था, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। राकेश को 7 साल की सजा हो गई। उसके जाने के बाद समाज ने बहुत बातें बनाई। लोग कहने लगे कि जवान देवरानी और जवान जेठ एक छत के नीचे कैसे रहेंगे। तरह तरह के ताने दिए जाने लगे। पति जेल में है और ये जेठ के मजे लूट रही है, ऐसी गंदी बातें मेरे कानों तक आती। मैं सब कुछ सहती रही, सिर्फ अपने बेटे मोंटू और आरव के लिए। विनय जी भी समाज की बातों से परेशान थे। एक दिन शाम को वो मेरे पास आए। सुधा, समाज की जुबान को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने बच्चों के भविष्य को खराब भी नहीं कर सकते। आरव तुम्हें माँ मानता है और मैं देखता हूँ कि मोंटू को भी पिता की कमी खलती है। मैं कभी दूसरी शादी करने के बारे में नहीं सोच सकता था, लेकिन वो रुके, फिर हिम्मत करके बोले, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या हम इस रिश्ते को एक नाम दे सकते हैं? मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा देना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम समाज चुप हो जाए, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें वो खुशी दूंगा जो राकेश ने तुम्हें कभी नहीं दी। मैं चुप रही। मेरा अतीत मुझे डरा रहा था, लेकिन जब मैंने दोनों बच्चों को आंगन में खेलते हुए देखा तो मुझे एहसास हुआ कि फैसला मुझे अपने लिए नहीं, अपने उनके लिए लेना है। विनय जी एक देवता समान पुरुष थे। उन्होंने मेरी इज्जत बचाई थी, मेरे बच्चे को अपना समझा था। मैंने हामी भर दी। दोस्तों, कहानी के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप परिवार और रिश्तों की कदर करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले ही हफ्ते एक छोटे से मंदिर में बिना किसी शोर शराबे के विनय जी ने मेरी मांग में सिंदूर भरा। वो सिंदूर मेरे लिए सिर्फ लाल रंग नहीं था, बल्कि मेरे स्वाभिमान और मेरे बच्चों की सुरक्षा का प्रतीक था। आज उस बात को 10 साल हो चुके हैं। राकेश जेल में ही अपनी बीमारी से मर गया, लेकिन हमारा परिवार आज खुशहाल है। आरव और मोंटू दोनों बड़े हो गए हैं और दोनों में सगे भाइयों से ज़्यादा प्यार है। विनय जी ने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं दूसरी पत्नी हूँ या मोंटू उनका सगा बेटा नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि औरत का जीवन पति से होता है, लेकिन मेरा मानना है कि औरत का जीवन उसके आत्मसम्मान से होता है। अगर राकेश जैसा पति नरक दे सकता है तो विनय जैसा साथी उस नरक को स्वर्ग भी बना सकता है। उस काली रात ने मेरी जिंदगी बदल दी थी, लेकिन उस बदलाव ने मुझे एक नई रोशनी दी। सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्ता खून का नहीं बल्कि एहसास और सम्मान का होता है। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने चरित्र पर दाग और अपनी संतान का अपमान नहीं। और जो मर्द औरत की मजबूरी का फायदा उठाए वो पति कहलाने के लायक नहीं, बल्कि वो राक्षस है। सच्चा जीवन साथी वही है जो मुसीबत में आपकी ढाल बने, न कि आपको ढाल बनाकर बेच दे। अगर आपको सुधा के संघर्ष और जीत की यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय माँ जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।